कक्षा 10वीं की किताब में जो चौथी विधा दी गई है दूसरी इकाई में छापा, उसके रचनाकार है ओम प्रकाश आदित्य। सबसे पहले हम उनका परिचय जानेंगे। जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा, मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश। परिचय: ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। प्रमुख कृतियां: इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि। तो इस पद्य के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। पद्य संबंधी में प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पद्यांश से। पहला जो पद्यांश है, मेरे पापा घर छापा पड़ा से लेकर तो पहले करूँगा तैयार तक, यस, यहाँ तक पहला पद्यांश है। तो हम इसे शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिए। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। कवि कहते हैं कि उनके घर में आयकर विभाग का छापा पड़ा, वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा था। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधा घर में घुस गए और पूछने लगे सोना कहाँ रखा है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। कवि ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि सोना वह तो मेरी आंखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूं। अधिकारियों को इस बात पर गुस्सा आया और उन्होंने फिर से प्रश्न किया। स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्ण दो। लेखक ने स्वर्ण को अब सुवर्ण से जोड़ दिया। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। लेखक ने स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हुए जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखरे हैं, वे उन्हें कैसे दे दे। उसके बाद अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए, अर्थ यानी कि धन, हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिसे तुम अनधिकृत रूप से तुमने अर्जित किया है, जिसे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है, वह धन हमें चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। देखो, जब अर्थ के बारे में उन्हें पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कवि ने अधिकारियों से कहा कि अर्थ तो मेरे, अर्थ से जोड़कर कवि ने मुस्कुराकर कहा कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में है, आपको मिल सकता है। फिर अधिकारियों ने, वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे विभ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। यहाँ पे उसके बाद अर्थ के बाद अधिकारी फिर से उन्हें सवाल पूछते हैं कि फिर अधिकारी कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब खड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट रुपए कहाँ है, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। इस प्रकार पहला पद्यांश यहाँ पे दिया गया है। पहले पद्यांश पर आधारित कृतियां अब हम यहाँ पर देखेंगे। पहले पद्यांश पर 3 प्रकार की कृतियां पूछी जाती है। कृति नंबर 1 आकलन कृति, दूसरी आकलन कृति और तीसरी जो होती है सरल अर्थ या भावार्थ पर आधारित। तो चलिए देखते हैं पहले पद्यांश पर आधारित कृतियां। छापा ओम प्रकाश आदित्य द्वारा रचित यह पद्य, उस पर पहला पद्यांश क्रमांक 1 पर इस प्रकार की सूचनाएं दी जाती है। और पहली कृति पद्यांश पर 3 प्रकार की कृतियां पूछी जाती है। आकलन कृति,
दूसरी आकलन कृति और तीसरी भावार्थ पर आधारित। तो पहली आकलन कृति हम यहाँ पर देखेंगे 2 अंकों के लिए। संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे संजाल के लिए सवाल दिया गया है, छापा मारने वालों द्वारा कवि से मांगी गई चीजें। छापा मारने वालों ने कवि से कौन कौन सी चीजें मांगी थी, वह 4 चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। तो पहली चीज जो थी सोना, उसके बाद नंबर 2 अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ, नंबर 3 चांदी और उसके बाद नोट। यह 4 चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। दूसरा जो सवाल है इस प्रकार, ऐसे 2 प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो हमें ऐसे सवाल बनाने हैं जिसका जवाब निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द दिया है कवि के, तो यह उत्तर आने के लिए हमें यहाँ पे सवाल बनाना है। इस प्रकार हम सवाल बना सकते हैं, किसके घर छापा पड़ा, तो उसका जवाब हम कवि के, यह जवाब आएगा। दूसरा जो शब्द था वह अपने काव्य में, उस पर आधारित इस प्रकार सवाल हम बना सकते हैं, कवि ने सुवर्ण कहाँ बिखरे है। उसके बाद दूसरी कृति यहाँ पे दी गई है आकलन कृति। सवाल संजाल पूर्ण कीजिए। एक संजाल दिया गया है, संजाल में इस प्रकार से सवाल दिया है, छापे में मांगी गई वस्तुओं को कवि ने लिया इस रूप में। छापे में जो चीजें मांगी गई थी उसको कवि ने किस रूप में उन्हें देखा था और उसके लिए क्या अर्थ कवि ने निकाला था, उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहली चीज सोना धातु के तौर पर, नंबर 2 अर्थ संपत्ति के तौर पर, नंबर 3 चांदी सफेद धातु और नोट रुपए। यह पद्यांश में आए हुए छापे में मांगी गई 4 वस्तुएं थी। तो कवि ने इसके लिए क्या अर्थ निकाला था वह हमें लिखना है। इस प्रकार का सवाल यहाँ पे दिया गया है और अभी इनके लिए कवि ने कौन सा अर्थ निकाला था वह हमें लिखना है। सोना के लिए कवि ने नींद लेना, इस अर्थ से इस शब्द को लिया था। उसके बाद अर्थ संपत्ति को कविताओं का अर्थ, इस अर्थ के लिए यह लिया था। चांदी सफेद धातु के लिए बालों में सफेदी के लिए यह शब्द उन्होंने लिया था और नोट के लिए टिप्पणी बनाना। इस प्रकार यह 4 शब्दों का अर्थ उन्होंने अपने तरीके से लिया था, जो अभी हमने यहाँ पे पूरा किया है। इस प्रकार हम यह संजाल पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल जो है, इसी कृति में दूसरा सवाल इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर प्रश्न बनाकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर पहला वाक्य दिया है, वे आए घर में घुसे। इस वाक्य पर हमें सवाल तैयार करने के लिए कहा गया है, वे आकर कहाँ घुसे। इस प्रकार हम इस पर सवाल तैयार कर सकते हैं। दूसरा वाक्य है, वे कई रात से नहीं सोए हैं। इस पर सवाल इस प्रकार, वे कब से नहीं सोए हैं, यह हम सवाल तैयार कर सकते हैं। अर्थ उनकी कविता में है, अर्थ कहाँ है, इस प्रकार का सवाल। और नंबर 4, वे नोट परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। इसका सवाल इस प्रकार हम बना सकते हैं, वे नोट कब तैयार करेंगे। तो इस तरीके से 4 वाक्यों के लिए 4 सवाल हमने यहाँ पे तैयार किए हैं। उसके बाद अगली कृति इस प्रकार पूछी जाएगी। नंबर 3, कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। जोड़ियाँ मिलाने के लिए कहा गया है, यहाँ पे अ में शब्द दिए हैं अर्थ, सुवर्ण, चांदी और मुद्रा। तो इनके लिए हम इस प्रकार जोड़ियाँ जुड़ा सकते हैं। अर्थ के लिए नई कविता में, सुवर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में और मुद्रा जो है चेहरे पर। पद्यांश की सहायता से हम इनकी उचित जोड़ियाँ लगा सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 3 भावार्थ पर पूछी गई। यहाँ पे इस प्रकार का सवाल दिया गया है, पद्यांश की पंक्तियां, वे कड़क कर बोले पहले करूंगा तैयार का भावार्थ लिखिए। तो यह जो पंक्तियां हैं इनका भावार्थ हमें लिखने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार हम भावार्थ उसका लिख सकते हैं। अधिकारी कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं कि चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब खड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट रुपए कहाँ है, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। तो इस प्रकार हम इन पंक्तियों का भावार्थ लिख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा पद्यांश देखेंगे। दूसरा पद्यांश, वे गरज कर बोले से लेकर वे पछताने लगे तक। यस, मन ही मन पछताने लगे, यहाँ तक दूसरा पद्यांश है। हम ध्यान से
उसे समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनिए। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अधिकारियों ने गरजते हुए उन्हें कहा कि हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा यानी कि पैसों से, सिक्कों से है। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया कि मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख ले। अधिकारियों ने उत्तर सुनकर फिर से पूछा, फिर शयन कक्ष। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे और फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। अधिकारी यह उत्तर सुनकर सोचने लगे। फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे। शायद उसमें कुछ छुपा कर रखा हो। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली, उनकी रसोई में खाली पड़े पीपू को टटोला, बच्चों का गुल्लक खोल कर देखा, पर उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों सब में टटोला देखा, पर उन्हें सब खाली मिले। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखकर उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। कवि ने कहा कि उन्होंने सोचा, फिर उसके बाद क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफी धन मिलेगा, पर यह तो कुछ भी नहीं था। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था। उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उसके यहाँ आ गए थे। ऐसा यह दूसरे पद्यांश में बताया गया है। अब इस पद्यांश पर आधारित कृतियां हम देखेंगे। पद्यांश क्रमांक 2 जो अभी हमने देखा, उस पर इस प्रकार का सवाल दिया गया है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति उसी प्रकार जिस तरह से हमने अभी देखा, आकलन कृति, और उसमें पहला सवाल है संजाल पूर्ण कीजिए। एक सवाल दिया गया है, ये वस्तुएं खाली थी। कौन सी वस्तुएं खाली थी? तो 4 चीजें हमें लिखनी है। नंबर 1 अलमारी, नंबर 2 रसोई की पिपिया, नंबर 3 बच्चों का गुल्लक और नंबर 4 कनस्तर मटके। तो यह 4 चीजें हमें वहाँ पे खाली मिली थी और पद्यांश की सहायता से यह संजाल हम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल आकृति पूर्ण कीजिए में दिया गया है। शयन कक्ष में पाई गई चीजें। शयन कक्ष में कौन सी चीजें पाई गई थी? 2 चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। पहली चीज फटा हुआ तकिया और दूसरी टूटी हुई अलमारी। उसके बाद दूसरा सवाल है पद्यांश में प्रयुक्त 2 रस। 2 रस का यहाँ पे पद्यांश में 2 रस आए हैं, वह हमें वहां से ढूंढकर लिखने हैं। तो पहला रौद्र रस और दूसरा जो है करुण रस। इस प्रकार हम यह भी सवाल पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 2 आकलन कृति। इसमें सवाल दिया गया है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका के लिए सवाल दिया गया है छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। छापा मारने वालों में कौन सा परिवर्तन आया वह हमें प्रवाह तालिका में लिखना है। तो पहला परिवर्तन हम लिख सकते हैं, उनका खिला चेहरा मुरझा गया। नंबर 2 हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। नंबर 3 बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए। और नंबर 4 असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। तो इस प्रकार हम प्रवाह तालिका पूरी कर सकते हैं। उसके बाद सवाल दिया गया है ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो इसमें पहला शब्द दिया गया है अरण्य कांड। इस पर हम सवाल तैयार कर सकते हैं, कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया। नंबर 2 असफलता। इसके लिए इस प्रकार सवाल बना सकते हैं, कवि के घर छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली। नंबर 3 जो है मुद्रा। इसके लिए हम सवाल बना सकते हैं, कवि ने छापा मारने वालों से अपने मुंह पर क्या देखने के लिए कहा। इस प्रकार हम इसके ऊपर मुद्रा जवाब आने के लिए सवाल बना सकते हैं। और नंबर 4 चौथा जो शब्द है शयन कक्ष, इसके लिए छापा मारने वाले कहाँ घुस गए, यह सवाल हम बना सकते हैं। उसके बाद नंबर
कृति नंबर 3 जो पूछी गई है भावार्थ पर आधारित सवाल की प्रथम 4 पंक्तियों में वे गरज कर बोले, कुछ सोचने लगे। यह जो पहली 4 पंक्तियां हैं इनका भावार्थ लिखने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार हम इसका भावार्थ लिख सकते हैं। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा पैसों सिक्कों से है। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख ले। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोच में पड़ गए, सोचने लगे। तो इस प्रकार हम इसका भावार्थ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरे पद्यांश पर आधारित कृतियां हमने यहाँ पर देखी है। तो चलिए देखते हैं अब तीसरा पद्यांश। सिर झुकाकर वापिस जाने लगे से लेकर आखिर तक एक तख्त तो डलवा दीजिए। इस प्रकार यह पद्यांश यहाँ पे बताया है कि सिर झुकाकर वापिस जाने लगे, मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। जब वे अधिकारी शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर जाने लगे तो कवि ने उन्हें ठहराया। कवि ने उन्हें रोका और कहा कि सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। अधिकारियों को कवि के घर में कुछ नहीं मिला। वे आखिर शांत होकर जाने लगे। तब कवि ने उन्हें रोका और कहा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है। ऐसी हालत में आप मुझे कुछ देकर तो जाइए। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। कवि उन्हें कहते हैं कि जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, टूटी फूटी कुर्सी भी उनके घर में, जिनके घर में बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते रहिए। इस प्रकार कवि ने, ओम प्रकाश आदित्य जी ने तीसरे पद्यांश में बताया है। तो चलिए देखते हैं इस आखिरी पद्यांश पर आधारित कृतियां। पहला सवाल है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति है आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। इस प्रकार पहला सवाल है, कवि ने छापा मारने वालों से मांगा। कवि ने छापा मारने वालों से क्या मांगा था? तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कुछ धन, और दूसरी बात जो है वह एक तख्त। इस प्रकार 2 चीजें छापा मारने वालों से कवि ने मांगी थी। दूसरी आकृति, कवि द्वारा छापा मारों को दिए गए सुझाव। 2 सुझाव कवि ने दिए थे। तो यह आकृति हमें वह सुझाव लिखकर पूरी करनी है। पहला सुझाव इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए। और दूसरा सुझाव, जिसके घर में बिल्कुल धन ना हो उसे कुछ धन दे दीजिए। इस प्रकार उसके बाद कृति नंबर 2 आकलन कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में संजाल दिया है पद्यांश में प्रयुक्त। तो यहाँ पे धातु दिया है, नंबर 2 फर्नीचर दिया है, और यहाँ पे 4 बॉक्स में हमें जवाब लिखना है। तो पहला सोना हम लिख सकते हैं धातु में, और दूसरा चांदी, और फर्नीचर में पलंग, और उसके बाद सोफा। तो इस प्रकार हम यह आकृति संजाल पूरा कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द दिया है तख्त। तख्त जवाब आने के लिए हम इस प्रकार का सवाल तैयार कर सकते हैं, लेखक छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं। दूसरा शब्द है अनधिकृत, और उसका सवाल इस प्रकार हम बना सकते हैं, छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था। उसके बाद आखिरी जो कृति है, कृति नंबर 3 भावार्थ। इस प्रकार सवाल पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों बहुत अच्छी डलवा दीजिए का भावार्थ लिखिए। तो उसका भावार्थ इस प्रकार हम लिख सकते हैं, कवि कहते हैं कि जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं।
ठीक है निकलवा लीजिए, आपका काम ही निकलवा लेना है, पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने के लिए, सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते रहिए, ऐसा इन 4 पंक्तियों में कवि ने कहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने यहाँ पर छापा, इस पर आधारित तीनों पद्यांश के कृतियाँ हमने यहाँ पे देखी है। आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।